ये है अपनी फिजिक्स एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन सीरीज और आज हम स्टार्ट कर चुके हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 जिसका नेम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशन होता है, और हम कैपेसिटर के बारे में स्टडी करेंगे। कैपेसिटेंस क्या होता है उसको हम जानेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। और इंट्रोडक्शन में कहा जा रहा है कि क्लास 11th के चैप्टर नंबर 5 और 7 में पोटेंशियल एनर्जी को इंट्रोड्यूस कर चुके हैं। उन दोनों ही चैप्टर में हमने पोटेंशियल एनर्जी को इंट्रोड्यूस किया था। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है उसकी अगर थोड़ी सी हम डिटेल में जाएं तो जब भी हम एक्सटर्नल फोर्स लगा के किसी बॉडी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव कराते हैं अगेंस्ट ए फोर्स लाइक स्प्रिंग फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, कहने का मतलब एक बॉडी पे हमने फोर्स लगाया और स्प्रिंग फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में जब हम उस बॉडी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव कराते हैं तो जो हमारा वर्क होता है, जो एक्सटर्नल एजेंट ने वर्क किया होता है, वो ऑब्जेक्ट के पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। और जैसे ही हम एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव करते हैं बॉडी मूव करने लगती है, और जैसे ही वो मूव करने लगेगी, मोशन पे आएगी, तो काइनेटिक एनर्जी का गेन होता है। पर जितना काइनेटिक एनर्जी वो बॉडी गेन कर रही है वो पोटेंशियल एनर्जी के लॉस के इक्वल होता है। कहने का मतलब जैसे ही आपने एक्सटर्नल फोर्स रिमूव किया, बॉडी मूव करने लगी, तो बॉडी के पास काइनेटिक एनर्जी आएगी, बट वो जो काइनेटिक एनर्जी आ रही है वो जितनी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है उसके बराबर होती है। जैसे हम एक एग्जांपल की बात करते हैं, मान लीजिए ये सरफेस है और इस पे आपने एक स्प्रिंग को कनेक्ट किया हुआ है और एक स्प्रिंग से एक ऑब्जेक्ट कनेक्ट कर रखा है। स्प्रिंग अब अपनी नेचुरल लेंथ पे है। हम जानते हैं कि जैसे ही हम इस ऑब्जेक्ट को इस तरफ मूव करवाएंगे स्प्रिंग कंप्रेस होगी और स्प्रिंग में टेंशन आएगी, और वो स्प्रिंग जो है वो इस ब्लॉक पे इस तरफ एक फोर्स लगाएगी, क्योंकि अगर स्प्रिंग कंप्रेस हो रही है स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में आना चाहेगी, और अगर अपनी स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में आना चाहती है तो वो इस ऑब्जेक्ट को इस तरफ धक्का मारेगी, क्योंकि हमने लेंथ कम कर दी, और स्प्रिंग अपनी लेंथ बढ़ाना चाहेगी क्योंकि नेचुरल लेंथ में आना चाहती है, तो इस ऑब्जेक्ट पे इस तरफ एक धक्का मारेगी। और हम जानते भी हैं अगर एक्स का हमने कंप्रेशन कर दिया होता है तो अगर स्प्रिंग कांस्टेंट के है तो जो स्प्रिंग में टेंशन आती है वो के एक्स आती है। अगर हम एक्स एलोंगेट कर दें तो भी टेंशन के एक्स होती है। यहां हम कंप्रेस करने की बात कर रहे हैं। एक्स कंप्रेस करने के बाद स्प्रिंग इस तरीके से कुछ होगी और ब्लॉक यहां आ गया है। अब क्या होगा, जैसे ही आप सोचो कि इस ऑब्जेक्ट को आप रिलीज कर दें, क्या होगा सोच के देखें। ये ग्राउंड जो है वो स्मूथ सरफेस है, ऐसे हम समझ लेते हैं ये स्मूथ सरफेस है, ये बिल्कुल स्मूथ सरफेस है, यहाँ कोई फ्रिक्शन नाम की चीज नहीं है। तो इस ब्लॉक को अगर हम रिलीज कर दें तो क्या होगा, सोचे रिलीज कर दें तो जैसे ही हम इसको रिलीज करेंगे, रिलीज करने का मतलब अभी इसके पास वेलोसिटी कितनी है, 0 है, बट जैसे रिलीज कर देंगे स्प्रिंग कंप्रेस हो रखी है, जैसे आप रिलीज करोगे ये ऑब्जेक्ट इस तरफ भागेगा। अगर ऑब्जेक्ट इस तरफ भागने लगा तो ऑब्जेक्ट के पास वेलोसिटी आ गई। अगर ऑब्जेक्ट के पास वेलोसिटी आ गई और मास m है, किसी भी टाइम पे मान लो वेलोसिटी v आई, तो हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। पहले सोचो वेलोसिटी 0 थी तो काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, 0 थी, बट अब कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी उसके पास आ गई होगी। अब सोचो ये काइनेटिक एनर्जी कहां से आई, एनर्जी को हम क्रिएट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। एनर्जी तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होती है, बट ये काइनेटिक एनर्जी कहां से आई। तो समझो जब हमने इस ऑब्जेक्ट को हमने यहां से डिस्प्लेस करके यहां तक जब हम लेके आए तो स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट, क्योंकि स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे रहना चाह रही थी, तो हमने जब इस ऑब्जेक्ट को इस तरफ डिस्प्लेस किया तो स्प्रिंग कंप्रेस हो रही है और स्प्रिंग फोर्स इस तरफ आ रहा है, स्प्रिंग इस ऑब्जेक्ट को इस तरफ धक्का मार रही है जिसको टेंशन इन स्प्रिंग कहते हैं। उसके अगेंस्ट हमने इस ऑब्जेक्ट को इस तरफ डिस्प्लेस करवाया, हमने फोर्स, एक्सटर्नल एजेंट ने फोर्स इस तरफ लगाया। अगर फोर्स इस तरफ लगा, डिस्प्लेसमेंट भी इस तरफ हुआ, तो हमने कोई ना कोई वर्क किया। अगर हमने वर्क किया तो हमारी एनर्जी कम हुई। वो हमारी जो एनर्जी कम हुई वो कहां गई, वो इस स्प्रिंग के पास पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गई। मतलब इस स्प्रिंग सिस्टम के पास एक एनर्जी स्टोर हो गई जिसको पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग कह रहे हैं। और जैसे ही हमने इस ऑब्जेक्ट को रिलीज किया यहां से, वो पोटेंशियल एनर्जी हमें अब काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में मिलने लग गई। बट एक बात याद रखें, जितनी पोटेंशियल एनर्जी इस ऑब्जेक्ट और स्प्रिंग के सिस्टम के पास स्टोर हुई है, वो पोटेंशियल एनर्जी जब ये काइनेटिक एनर्जी रफ्तार बढ़ा के जितनी भी मैक्सिमम हो जाएगी और इसके पास पूरी की पूरी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, वो काइनेटिक एनर्जी जितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई उसके बराबर ही होगी, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। कहने का मतलब पोटेंशियल जैसे जैसे कम होगी काइनेटिक बढ़ेगी, और काइनेटिक अगर मैक्सिमम हो गई, ऑब्जेक्ट के पास रफ्तार जितनी आ सकती थी मैक्सिमम आ गई, उस टाइम मैक्सिमम ऑब्जेक्ट के पास काइनेटिक एनर्जी है, वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई थी उसके बराबर ही है। और किसी टाइम पे रफ्तार मैक्सिमम नहीं हुई, उस
उससे पहले की हम बात कर रहे हैं उस टाइम कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल धीरे धीरे कम हो रही है तो पोटेंशियल की भी कोई वैल्यू है, बट काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी जो उस टाइम पे है उसका अगर आप समेशन करेंगे तो वो टोटल पोटेंशियल एनर्जी जितनी पहले स्टोर हुई थी उसके बराबर ही होगी। मतलब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का समेशन जो है वो कंजर्व रहता है, वो कांस्टेंट रहता है। और इस टाइप के फूड्स जिनके अगेंस्ट हम काम करते हैं और वो हमारा वर्क डन वेस्ट नहीं जाता, वो किसी फॉर्म में स्टोर हो जाता है जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी कह रहे हैं, ऐसे फूड्स को हम कंजर्वेटिव फूड्स कहते हैं बच्चों। हर एक फोर्स के अगेंस्ट किया गया वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर नहीं होता। कुछ फोर्स ऐसे होते हैं जिनके अगेंस्ट हम काम करते हैं, वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, ऐसे फोर्स को हम कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। तो जो स्प्रिंग फोर्स है या ग्रेविटेशनल फोर्स है, जहां हमारा किया गया काम पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, इन फोर्स को हम कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। इन फोर्स को हम कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। दो चार्ज के बीच में लगने वाला कूलम्ब फोर्स जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है, वो भी कंजर्वेटिव फोर्स होता है, इसको भी हम कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। तो अब आप एक बात तो रिलेट करना शुरू कर चुके होंगे, इसका मतलब यहां भी जो हम एक्सटर्नल एजेंट वर्क करेगा अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो भी किसी ना किसी फॉर्म में स्टोर होगा जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। और जो ये पोटेंशियल एनर्जी है इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी नाम देंगे। क्यों? क्योंकि कूलम्ब फोर्स भी क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स है। और हम थोड़ा थोड़ा अगर रिलेट करना चाहें ग्रेविटेशनल फोर्स से तो हम रिलेट भी कर सकते हैं। दो मास हैं, एक मास m1 है और दूसरा मास m2 है, दोनों की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस अगर r है तो दोनों के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स हुआ करता था Gm1m2 अपॉन r स्क्वायर। हमने कूलम्ब्स लॉ में फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ रखा है कि अगर दो चार्ज Q1 और Q2 हैं, अगर दोनों के बीच का सेपरेशन r है तो दोनों के बीच में लगने वाला कूलम्बिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। तो एक बात अब बस ध्यान से देखें, दोनों में बस चेंज क्या हुआ, मास की जगह चार्ज आ गया और दोनों ही इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। मतलब फोर्स जो है वो दोनों मास के या दोनों चार्ज के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो दोनों सेम सेम से हमें एक्सप्रेशन लग रहे हैं, बस चेंज क्या हुआ, एक कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहाँ जी था और यहाँ क्या आ गया के। इसको हम बोलते थे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट या कूलम्ब्स कांस्टेंट, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में अच्छे से पढ़ रखा है, इसको देख रखा है। तो यही बात कही जा रही है कि दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं और दोनों में हुआ क्या, दोनों में प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो है वो चेंज हो गया। वहां ग्रेविटेशनल लॉ में यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आ रहा था और यहाँ कूलम्ब्स लॉ में कूलम्ब्स कांस्टेंट आ गया है। तो जिस तरीके से ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए पोटेंशियल एनर्जी होती है, उसी तरीके से हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के लिए हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिफाइन कर पाएंगे, सीख पाएंगे। तो इस चैप्टर में हम पोटेंशियल एनर्जी की सबसे पहले बात करेंगे, क्योंकि हमें समझ आ गया कि जो भी हम वर्क करेंगे, क्योंकि अगर कूलम्ब्स लॉ अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तो यहां किया गया वर्क डन भी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा।